सैन डिएगो के रास्ते में कैल और उसकी बहन बेकी इस बात पर चर्चा करते हैं कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और उनके माता पिता ने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया। बेकी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही है जब उसे अचानक बीमार महसूस होने लगता है, इसीलिए कैल उसे उल्टी करवाने के लिए एक चर्च के पास गाड़ी रोक देता है। जब वे जाने वाले होते हैं तो बेकी कहती है कि उसे ऊंची घास में मदद के लिए चिल्लाते हुए एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। कैल चर्च के पास कार पार्क करने का फैसला करता है और भाई बहन बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि लड़का कई दिनों से घास में फंसा हुआ है। उस समय सड़क के किनारे एक किताब दिखाई देती है और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई देती है जो लड़के को चिल्लाना बंद करने के लिए कह रही है। आवाज की आवाज को देखते हुए कैल को लगता है कि लड़का सड़क के पास है और मदद करने के लिए घास में जाने का फैसला करता है। बेकी उसका पीछा करती है और 911 को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह गहराई में जाने पर रिसेप्शन खो देती है। जब वह अपना फोन नीचे रखती है तो बेकी को पता चलता है कि वह घास में कैल को खो चुकी है। वह अपने भाई को खोजने के लिए जोर से बोलना शुरू करती है और सुझाव देती है कि वे कार में वापस चले जाएं क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबसे पहले उन्हें फिर से मिलना होगा, इसलिए बेकी जोर से एक पुरानी शरारती कविता सुनाती है, लेकिन इससे कैल भ्रमित हो जाता है। पहले उसकी आवाज उसके दाईं ओर से आ रही है, फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाईं ओर से आ रही है। इसके बाद वे एक दूसरे के स्थान का पता लगाने के लिए कूदने के लिए सहमत होते हैं। पहली छलांग पर वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दूसरी छलांग पर वे अचानक बहुत दूर चले जाते हैं, भले ही वे चलकर न आए हों। छलांग के बाद बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराया हुआ कैल उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ने का फैसला करता है। अब कैल कीचड़ में गिरता है और वह फ्रेडी नामक एक मृत कुत्ते को देखकर चौंक जाता है जिसके चारों ओर मक्खियां मंडरा रही हैं। जाहिर है वह यहाँ कुछ समय से है। भाई बहन एक दूसरे को या बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ होने के कारण घंटों बीत जाते हैं और जैसे जैसे सूरज ढलता है वे स्वीकार करते हैं कि वे फंस गए हैं। घास के मैदान में बेकी अपने भाई को फिर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत थक जाती है, इसीलिए वह कैल के पहले उसे खोजने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक घास के बीच एक खौफनाक आकृति दिखाई देती है, लेकिन यह रॉस नाम का एक आदमी निकलता है जो उसे मैदान से बाहर निकालने में मदद की पेशकश करता है। वह बताता है कि उसने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है, लेकिन अभी तक नहीं निकला है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है, जिनकी आवाज भाई बहनों ने पहले ही सुन ली थी। बेकी उससे सावधान रहती है, लेकिन उसके पास उसकी मदद स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वे दोनों मिलकर कैल की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ और समय बीत जाता है और कैल बेकी को पुकारता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह निराश होकर वहीं बैठा रहता है तो अचानक उसे कुछ चौंका देता है। यह टोबिन है, वह लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। वह कैल को सांत्वना देता है और कहता है कि एक बार जब वे मर जाते हैं तो चीजें ढूंढना आसान हो जाता है। हैरान होकर कैल पूछता है कि क्या टोबिन ही वह था जिसने उन्हें खेत में फुसलाया था, लेकिन टोबिन कहता है कि वह और उसका परिवार अंदर इसलिए गया क्योंकि उन्होंने एक आदमी को मदद के लिए पुकारते हुए भी सुना और उसे नहीं पता कि वे यहाँ कितने समय से हैं। टोबिन कहता है कि उसकी बहन जल्द ही मर जाएगी और कैल को आश्चर्य होता है कि लड़के को कैसे पता चला कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन जवाब देता है कि चट्टान ने उसे सच बताया। जाहिर है ये चट्टान ही है जो आपको घास की आवाज सुनना सिखाती है और इसी तरह आपको चीजों के बारे में पता चलता है। फिर टोबिन कैल को बेकी के पास ले जाता है। इस बीच रॉस और बेकी उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं और रॉस को लगता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। जैसे ही वे चलते हैं बेकी को जमीन पर दवा की बोतलें और कैंची मिलती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे वहां कैसे पहुंचे। जब वह फिर से देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉस अब वहां नहीं है। वह उसे पुकारना शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वह कैलिफोर्निया को पुकारने लगती है। जैसे ही वह किसी संकेत के लिए इधर उधर देखती है, अचानक कुछ उसे पकड़ लेता है और उसे घास में ले जाता है, वापस टोबिन के पास। वह कैल को एक छोटे से क्षेत्र में ले जाता है जहां घास नहीं है, जिसके बीच में एक रहस्यमयी विशाल चट्टान है। टोबिन कैल से इसे छूने का आग्रह करता है, लेकिन जब कैल करीब आता है तो उसे आदिवासी मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कैल के इसे छूने से ठीक पहले बेकी को चिल्लाते हुए सुना जाता है और कैल तुरंत उसकी आवाज की दिशा में भागता है, टोबिन को अनदेखा करते हुए उसे वहां न जाने की चेतावनी देता है। अचानक दिन एक साफ दिन में बदल जाता है, जिसमें एक ट्रक चर्च के समान सड़क पर एक गैस स्टेशन पर रुकता है। ये बेकी का पूर्व पति ट्रेविस है, जो भाई बहनों की तलाश में आया है क्योंकि उसे ट्रेन स्टेशन पर कुछ नहीं मिला। ट्रेविस अपनी यात्रा जारी रखता है और चर्च के पास बेकी और कैल की कार को पार्क करता है। जब वह कार के अंदर देखता है तो उसे कीड़े और धूल दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि वाहन हफ्तों से वहां है। ट्रेविस उनके नाम पुकारना शुरू करता है और उन्हें ढूंढता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके बाद वह चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वह भी खाली है। बाहर निकलते समय वह जमीन पर एक किताब देखता है और उसे उठाता है, केवल उस पर बेकी का नाम देखने के लिए। भाई बहनों के घास के मैदान में प्रवेश करने का संदेह होने पर ट्रेविस भी घास को मोड़कर अंदर चला जाता है और उनका पीछा करता है। सूरज की रोशनी में वह वापस आने का रास्ता खोज सकता है। दुर्भाग्य से हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता है तो घास अपने आप खुल जाती है। कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास होता है कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है, लेकिन अपनी उलझन के बावजूद वह रात होने तक आगे बढ़ता रहता है। चूंकि वह थका हुआ है, इसलिए वह जमीन पर लेट जाता है और बेकी की तस्वीर को देखता रहता है। अचानक कुछ ऐसा होता है जो ट्रेविस को चौंका देता है। ये टोबिन है, जो कहीं से भी निकलकर आता है और ऊंची घास में फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें सुनी जा सकती हैं। टोबिन ने खुलासा किया कि वह ट्रेविस का नाम जानता है और वह बेकी की तलाश कर रहा है। उसने कहा कि वह उसे उसके पास ले जा सकता है। ट्रेविस उसके पीछे जाने में संकोच नहीं करता, लेकिन बेकी की लाश को खेत के बीच में देखकर बेहद परेशान हो जाता है। जब ट्रेविस रोते हुए उससे लिपट जाता है तो टोबिन समझाता है कि घास मृत चीजों को नहीं हिलाती, क्योंकि इससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। जब ट्रेविस ऊपर देखता है तो टोबिन गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और बेकी की लाश को अपने बगल में देखता है।
वह उसके शरीर से एक हार उठाता है और फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह मदद के लिए पुकारने लगता है। यह टोबिन ही है जो जवाब देता है और ट्रेविस उसे फिर से पुकारता है ताकि लड़का उसे ढूंढ सके। हालांकि जो टोबिन दिखाई देता है वह साफ और स्वस्थ दिखता है और वह अपनी मां नताली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ वहां है। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी तरह के समय चक्र में फंस गया है। अचानक फ्रेडी मैदान में भाग जाता है और टोबिन उसका पीछा करता है, नेटली की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए। उस समय ट्रेविस को पता चलता है कि टोबिन मैदान से भागने में कामयाब हो गया है और उसे वापस अंदर न आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लड़का अपने परिवार के लिए आ रहा है। नेटली को लगता है कि उसने टोबिन को पास में सुना है और उसे खोजने के लिए समूह से अलग हो जाती है। जब तक रात होती है, रॉस अकेले अपने परिवार की तलाश कर रहा होता है और रहस्यमयी चट्टान के पास पहुंच जाता है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा है, जबकि बेकी और कैल फिर से कार के साथ मैदान के बाहर हैं। हालांकि इस बार ट्रेविस भी मैदान में है। जब वह बेकी की आवाज सुनता है तो वह उसका नाम पुकारता है और दोनों भाई बहन उसे सुनकर चौंक जाते हैं। जवाब देने से पहले ट्रेविस उन्हें बताता है कि वह उन्हें ढूंढने आया है, जिस पर बेकी को यकीन करना मुश्किल लगता है। अचानक उन्हें टोबिन की आवाज सुनाई देती है जो बेकी की कविता सुना रहा है। ट्रेविस आखिरकार लड़के को खोजने के लिए उसका पीछा करता है। बेकी भी यही करती है और ट्रेविस से फिर से मिल जाती है, जिससे पल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ ही देर बाद कैल भी दिखाई देता है और उसे यह तथ्य पसंद नहीं आता कि ट्रेविस वहां है। उस समय समूह को फ्रेडी का शव मिलता है। भ्रम को और बढ़ाने के लिए ट्रेविस भाई बहनों को बताता है कि वे 2 महीने से लापता हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके दृष्टिकोण से वे केवल 2 दिन पहले ही चले गए थे। अचानक बेकी को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। इसलिए ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर उठाता है ताकि लड़का बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। सौभाग्य से उसे दूरी में एक इमारत दिखाई देती है और वे उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं। कैल ट्रेविस से पूछता है कि क्या उसने किसी को उनके बारे में बताया है। उम्मीद है कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा, लेकिन दुख की बात है कि ट्रेविस ने किसी को नहीं बताया। उस समय बेकी को अपने पेट में कुछ दर्द महसूस होता है, जिससे ट्रेविस बच्चे के बारे में पूछता है। बेकी उसे बताती है कि यह एक लड़की है और उसे बच्चे की हरकत को महसूस करने के लिए पेट को छूने देती है। अचानक एक फोन बजता है और वे बेकी जैसी आवाज से कॉल प्राप्त करके चौंक जाते हैं, जो रोते हुए उनसे कहती है कि वे कैल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने दें, क्योंकि वे बार बार वही गलती करते रहेंगे। ये सब अविश्वसनीय लगता है और समूह आगे बढ़ने का फैसला करता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें घास के माध्यम से देख रहा है। कुछ कदम आगे बेकी कीचड़ में फिसल जाती है और जैसे ही वह गिरती है, उसे एक बच्चे, लंबी घास और अजीब लोगों के रहस्यमय दृश्य दिखाई देते हैं जो उसकी ओर आ रहे हैं, जिससे वह डर जाती है और बेहोश हो जाती है। कैल और ट्रेविस उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय रॉस आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर निकाल सकता है। ट्रेविस उसे उस इमारत के बारे में बताता है जिसे उन्होंने देखा था और टोबिन को फिर से उठाता है, लेकिन इस बार वह इमारत नहीं देख पाता है। हर जगह सिर्फ घास है। रॉस रहस्यमय तरीके से कहता है कि वहां सब कुछ ऐसे ही काम करता है। समूह चलता रहता है और अंततः वे फिर से चट्टान पर पहुंच जाते हैं। इस बार वे देखते हैं कि चट्टान पर हर जगह नक्काशी है और किसी तरह रॉस को पता चल जाता है कि यह उच्च ज्ञान को संदर्भित करता है, जिसे वह इसे छूते समय समझाता है। हर कोई सोचता है कि रॉसी डरावना बन रहा है और वह कैल से भी चट्टान को छूने का आग्रह करता है, यह कहते हुए कि ऐसा होने से पहले उसे भी ज्ञान प्राप्त होगा। नेटली घास से बाहर आती है और उसे रोकती है। अपने पति से कहती है कि वह उनसे दूर रहे। वह स्पष्ट रूप से उससे डरी हुई है और दूसरों को बताती है कि रॉस पहले झूठ बोल रहा है, यह समझाते हुए कि उसने बेकी और रॉस को पहले देखा था, लेकिन बेकी जीवित नहीं थी और रॉस ने नेटली को चोट पहुंचाने की कोशिश की। रॉस ने इससे इनकार किया और जब वे बहस करते हैं तो बेकी को फिर से दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वह घास में रॉस को भी देखती है, जो बहुत अलौकिक दिख रहा है। भयभीत बेकी ट्रेविस और कैल से कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। वे नेटली और टोबिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉस अभी भी उन्हें चट्टान को छूने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेविस उसे काट देता है, जिससे एक बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है। जैसे ही पुरुष हाथापाई करते हैं, बेकी कैल से ट्रेविस की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कैल मना कर देता है। जब वे लड़ते हैं, रॉस जोर देता रहता है कि ट्रेविस को चट्टान को छूना चाहिए और आखिरकार लड़ाई जीतने के लिए उस पर हावी हो जाता है। इसके बाद रॉस ने नेटली पर हमला किया, यह दिखाते हुए कि वह वास्तव में पागल हो गया है जब उसने अपने नंगे हाथों से उसका सिर कुचल दिया। समूह के बाकी लोग रॉस से भाग जाते हैं और फ्रेडी को ढूंढते हैं, इसलिए वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वे एक परित्यक्त इमारत तक नहीं पहुंच जाते। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाते हैं तो ट्रेविस और कैल इस गड़बड़ी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। बहस शुरू हो जाती है। कैल बेकी को छोड़ने के लिए ट्रेविस को दोषी ठहराता है, उस पर बेकी से बच्चे को खत्म करवाने का आरोप लगाता है और ट्रेविस ये कहकर जवाबी कार्रवाई करता है कि कैल को अपनी बहन के लिए शरारती भावनाएं हैं, जिससे कैल को झटका लगता है। एक मुक्का और लड़ाई शुरू हो जाती है। उस पल रॉस पकड़ लेता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। समूह तुरंत सीढ़ियों से छत पर जाता है और उस क्षेत्र के चारों ओर देखता है जहां उन्हें मैदान के उस पार चर्च दिखाई देता है। दुर्भाग्य से उन्हें उस तक पहुंचने के लिए घास से होकर जाना होगा, इसलिए वे एक और योजना बनाने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेविस फ्रेडी को भागते हुए देखता है, लेकिन जब वह घास में चला जाता है तो कुत्ता गायब हो जाता है। इससे उन्हें लगता है कि लूप में एक छेद है जो उन्हें बाहर ले जा सकता है। अधिक सुराग खोजने की कोशिश करते हुए ट्रेविस छत के किनारे पर खड़े होकर मैदान को करीब से देखता है, जिससे वह फिसल जाता है। कैल को पता चल जाता है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता और ट्रेविस जमीन पर गिर जाता है। यह सब टोबिन देखता है और जब कैल लड़के को देखता है तो वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि उस समय रॉस करीब आने लगता है।
समूह फिर से भागता है, लेकिन बेकी ट्रेविस के उसके बिना जाने से इनकार करने के बारे में पूछती है। जब कैल जवाब नहीं दे पाता तो बेकी को संदेह होता है कि उसने ट्रेविस के साथ कुछ किया है और वह अपने भाई से दूर चली जाती है। कैल उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस अचानक उसे पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि उसे ट्रेविस की घटना के बारे में सच्चाई पता है। कैल भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे जाने नहीं देता और उसे जमीन पर पकड़ लेता है, जबकि वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। उस समय घास के मैदान में कई शव दिखाई देते हैं। ट्रेविस जीवित निकलता है और वह फिर से बेकी को खोजने के लिए उठता है। वह उसका नाम पुकारता है और वह जवाब देती है, लेकिन वे एक दूसरे को हार मानते हुए नहीं देख सकते। वे दोनों घास में लेट जाते हैं और फिर से अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं। इसलिए ट्रेविस कहता है कि वह बेकी के बच्चे को रखने के फैसले से खुश है। हालांकि बेकी कबूल करती है कि वह बच्चे को नहीं रखने वाली थी और इसलिए वे सैन डिएगो जा रहे थे। वहां एक परिवार था जो बच्चे को परेशान करना चाहता था। ट्रेविस कसम खाता है कि वह कोई रास्ता निकालेगा। अचानक रॉस प्रकट होता है और बेकी पर हमला करता है। संघर्ष में बेकी उस कैंची को पकड़ने में कामयाब हो जाती है जो उसे जमीन पर मिली थी, लेकिन रॉस जल्दी से उसे निहत्था कर देता है। फिर वह उसका फायदा उठाने के इरादे से उसे नीचे मिट्टी में ले आता है, लेकिन इससे बेकी को फिर से कैंची पकड़ने और रॉस की आंख में छुरा घोंपने का मौका मिल जाता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, बेकी जितनी जल्दी हो सके भागती है, लेकिन जब वह देखती है कि दर्जनों कैंची हैं तो वह घबरा जाती है। घास के लोग हर तरफ से उसके पास आ रहे हैं। ये अजीबोगरीब लोग उसे पकड़ लेते हैं और घास में खींच लेते हैं। कुछ ही पलों बाद बेकी खुद को चट्टान के सामने कीचड़ में पड़ी हुई पाती है। वह अपना फोन निकालती है और कॉल करती है, जो कि वही कॉल होती है जो उन्होंने पहले सुनी थी कि कैल को ट्रेविस को चोट न पहुंचाने दें। अचानक घास के लोग वापस आते हैं और बेकी को घेर लेते हैं, क्योंकि वह दर्द से चिल्लाती है, क्योंकि उसके शरीर ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है। दृश्य फिर से आते हैं और यह जन्म चट्टान पर बने चित्रों से मेल खाता है। बहुत जोर लगाने के बाद बेकी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाती। अचानक जमीन हिलती है और चट्टान और उसके बीच एक विशाल खाई बन जाती है। बेकी किनारे पर खड़ी होती है और अंदर देखती है, जहां वह देखती है कि बहुत से लोग एक पुराने पेड़ की शाखाओं से चिपके हुए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बेकी चिल्लाती है और थकने से पहले पीछे हट जाती है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ क्षण बाद वह अपनी आंखें खोलती है और बच्चे के बारे में पूछती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कैल जवाब देता है। वह उसे शांत करता है और उसे थोड़ा पानी देता है। वह एक बच्चे को भी पकड़ता है और उसे दिखाता है, जिससे बेकी को राहत मिलती है और वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कैल उसे खाना खिलाना शुरू करता है और बेकी इतनी भूखी होती है कि वह सब खा लेती है। कैल कहता है कि यह घास और बीज है, लेकिन बेकी को लगता है कि इसका स्वाद कुछ और है, और जब उसे पता चलता है कि वह मानव मांस खा रही है और कैल वास्तव में रॉस है, तो वह घबरा जाती है। इस बीच ट्रेविस बुरी तरह से घायल हो जाता है, फिर भी वह बेकी की तलाश करता रहता है। आखिरकार वह उसे जमीन पर अकेला पाता है और जब बेकी बच्चे के बारे में पूछती है तो ट्रेविस उसके पेट को छूता है और पाता है कि बच्चा चला गया है। जब वह दुख में रोता है तो टोबिन फिर से प्रकट होता है और उसे बताता है कि रॉस ने सभी को मार डाला। वह यह भी बताता है कि रॉस कभी नहीं रुकने वाला है और वह उन्हें बार बार मारेगा। भयभीत टोबिन रोने लगता है, इसलिए ट्रेविस उसे गले लगाता है और कहता है कि वह किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। इसके बाद ट्रेविस चिल्लाता है और रॉस से पूछता है कि क्या वह उसे मारना चाहता है। रॉस तुरंत घास से प्रकट होता है और ट्रेविस पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, जबकि टोबिन की रुकने की विनती को अनदेखा करता है। रॉस एक हड्डी से ट्रेविस पर हमला करता है और अपने बेटे के पीछे जाने से पहले उसे पराजित कर देता है। टोबिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉस उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान को छूने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। अचानक बेकी उठती है और रॉस को पीछे से मारती है, जिससे वह टोबिन को गिरा देता है और बेकी फिर से गिर जाती है। उस समय ट्रेविस भी खड़ा हो जाता है और रॉस पर हमला करता है, उसके सिर को चट्टान से टकराता है और अंत में उसके गले में घास बांधकर उसे मार देता है। फिर ट्रेविस बेकी के पास जाता है और उसे पकड़कर रोता है। यह नहीं जानते हुए कि और क्या करना है, ट्रेविस चट्टान के पास जाता है, क्योंकि टोबिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह इसे छूता है तो वह नहीं निकल पाएगा। ट्रेविस उसे अनदेखा करता है और फिर भी इसे छूता है, जिससे उसे अजीब लगता है। अचानक चट्टान से एक लाल रोशनी निकलती है और पूरे मैदान में फैल जाती है। लगभग ऐसा लगता है जैसे कि यह शुद्ध हो रही हो। क्षेत्र ट्रेविस अब रॉस की तरह ही डरावना लग रहा है, जिससे टोबिन डर गया। लड़का भागने लगता है। ट्रेविस उसे रोकता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। रॉस झूठ नहीं बोल रहा था। चट्टान ने ट्रेविस को घास के मैदान के बारे में जानकारी दी थी। वह टोबिन को प्रवेश द्वार के पास ले जाता है और उसे बेकी और कैल को चेतावनी देने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, ताकि वे फिर से मैदान के अंदर न आए। उम्मीद है कि इससे लूप नष्ट हो जाएगा। फिर वह टोबिन को बेकी का हार देता है और उसे मैदान से बाहर धकेल देता है। पलक झपकते ही टोबिन चर्च की अटारी में प्रकट होता है। वह दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है, जहां उसे बेकी और कैल की कार सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। वे मैदान में प्रवेश करने ही वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनाई देता है, लेकिन टोबिन उनके पास दौड़ता है और उन्हें रोकता है। यह बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यह उसकी अपनी आवाज है जो घास से भी आ रही है, और एक भ्रमित गाय घास की ओर बढ़ने लगती है। टोबिन बेकी से उसे रोकने के लिए विनती करता रहता है और अपनी कहानी को साबित करने के लिए वह ट्रेविस द्वारा उसे दिया गया हार दिखाता है। बेकी चौंक जाती है, क्योंकि वह इसे अपने खुद के हार से तुलना करती है, और जब टोबिन ट्रेविस का नाम लेता है तो बेकी के लिए अपने भाई को रोकने के लिए जाना ही काफी होता है। इसके बाद बेकी कैल को जाने के लिए मना लेती है और वे टोबिन को अपने साथ कार में ले जाते हैं। हालांकि सैन डिएगो जाने के बजाय बेकी उसे वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बच्चे को खेत में ही रखने का फैसला किया है।
ट्रेविस बेकी की बातें सुनता है और इस बदलाव से खुश होता है, इसलिए वह लेट जाता है और घास को अपने ऊपर आने देता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।